हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 49 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका गर्भ का मासानुमासिक वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफरेंट आचार्यों के अनुसार यहाँ पे अपन कंपेरिजन करते हुए जो क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है चरक के अनुसार खेट भूत, ठीक है। तो सद भूत अंगवयव, ठीक है। तो प्रथम मास में क्या बताया है? खेट भूत होना। तो सद भूत अंगवयव ये चरक ने बोला है। जबकि सुश्रुत ने क्या बोला है? कलल की उत्पत्ति बताया है और अष्टांग हृदय ने भी कलल की उत्पत्ति बताया है प्रथम मास में। कश्यप ने क्या बोले हैं? जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करते हैं तथा शरीर प्रविष्टि के चारों ओर रक्त फैल जाता है। तो जीवात्मा के प्राण बीज धातु को विभक्त करते हैं, शरीर प्रविष्टि के चारों ओर रक्त फैल जाता है। ये जो है प्रथम मास में होता है, ये कश्यप ने बोला है। नेक्स्ट है आपका घना संपग्यते, ठीक है। चरक ने बोला है। द्वितीय मास में क्या होता है? घना संपग्यते। घन अगर है तो पुरुष कहलाएगा, पेशी है तो स्त्री और अर्बुद है तो नपुंसक, ठीक है। तो ये जो है द्वितीय मास में होता है। जबकि सुश्रुत ने बताया है घना संजायते, ये द्वितीय मास में बोला है सुश्रुत ने। अगर पिंड है तो पुमान, पेशी है तो स्त्री और अर्बुद है तो नपुंसक कहलाएगा। फिर अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? द्वय हृदय उपचार बताए हैं। तो द्वय हृदय उपचार बताए हैं, ठीक है। घन है तो पुरुष, पेशी है तो स्त्री और अर्बुद है तो नपुंसक कहलाएगा। तो शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि मांस तथा स्नायु बनते हैं। तो शुक्र से गर्भस्थ बालक के अस्थि मांस और स्नायु बनते हैं, ये यहाँ पे बताया गया। तीसरे मास में क्या बताया है? तो तीसरे मास में यहाँ पे चरक ने बताया है। तो चरक ने क्या बताया तीसरे मास में? तो सर्व इंद्रिया सर्वांग अवयव युगपत निर्मति द्वय हृदय स्पंदनम। तो द्वय हृदय स्पंदनम ये तृतीय मास में बताया है चरक ने। सुश्रुत ने बताया है हस्तपाद शिरोत्पत्ति पंचपिंडिका की उत्पत्ति बताया है। सूक्ष्म अंग प्रत्यांग विभाग ये क्या है? तृतीय मास में बताया है सुश्रुत ने। तो हस्तपाद शिरोत्पत्ति पंचपिंडिका सूक्ष्म अंग प्रत्यांग विभाग ये सुश्रुत ने बताया है। जबकि अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? सत्थि बाहु द्वय मूर्धा से गात्र पंचकम सर्व सूक्ष्मांग सुख दुख, ठीक है। तो सत्थि बाहु द्वय मूर्धा से गात्र पंचकम सर्व सूक्ष्मांग सुख दुख ये जो है तृतीय मास में बताया है अष्टांग हृदय ने। फिर इसके बाद में आपका कश्यप ने क्या बोला है तृतीय मास में? तो सर्व इंद्रिय सर्व अंग युगपत सर्व अंगयव उपपद प्रकट गर्भ स्पंदन चेतना वेदना सुख दुख की उत्पत्ति होना, ये तृतीय मास में होती है। ये किसने बताया? कश्यप ने। नेक्स्ट है फिर चरक ने क्या बताया है चतुर्थ मास में? तो चरक ने बताया है गर्भ में स्थिरता गर्भणी गुरुगात्रता। तो गर्भ में स्थिरता व गर्भणी गुरुगात्रता ये चतुर्थ मास में होते हैं, ये चरक ने बोले हैं। सुश्रुत ने बोला है सर्वांग प्रत्यांग प्रवक्त द्वय हृदय तथा चेतना की उत्पत्ति बताया है चतुर्थ मास में। और अष्टांग हृदय ने बोला है सर्व व्यक्तांगता। तो अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? व्यक्तांगता बताया है। और कश्यप ने बोला है मर्म गर्भाशय में स्थिर तथा निरामय, ठीक है। तो मर्म जो है गर्भाशय में स्थिर रहते हैं तथा निरामय रहते हैं, ये किसने बोले हैं? तो ये जो है आपके कश्यप ने बोले हैं। फिर पांचवें मास में आचार्य जो चरक है उन्होंने बताया है कि गर्भस्थ शिशु के मास में विशेष वृद्धि होती है, गर्भणी कृश हो जाती है। तो गर्भस्थ शिशु के मांस और रक्त में विशेष वृद्धि होती है, वह गर्भणी कृश हो जाती है। तो यह जो है वो किसने बताया है? तो चरक ने बताया पंचम मास में। जबकि सुश्रुत ने बोला है कि मन प्रतिबुद्ध तरम भवती, तो मन प्रतिबुद्ध तरम भवती बोले हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अष्टांग हृदय ने तो चेतना का प्रादुर्भाव बताया है। और कश्यप ने बोला है कि गर्भ के मांस शोणित में वृद्धि तथा गर्भणी जो है वो कृश हो जाती है। तो पंचम मास में कश्यप ने बोला है कि गर्भणी कृश हो जाती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है छठवें मास में। तो छठवें मास में आचार्य जो चरक हैं उन्होंने बताया है कि गर्भ के बल वर्ण में वृद्धि तथा अंतः गर्भणी के बल वर्ण की हानि होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चरक ने बताया छठे मास में कि गर्भ के बल वर्ण की वृद्धि तथा गर्भणी के बल वर्ण की हानि कब होती है? छठे मास में होती है। जबकि सुश्रुत ने बोला है बुद्धि की उत्पत्ति, तो बुद्धि का प्रादुर्भाव होना ये छठे मास का लक्षण है। और सुश्रुत
उसके बाद में अष्टांग हृदय ने बोले हैं छठे मास में कि स्नायु, सिरा, रोम, बलवर्ण, नख तथा त्वचा की उत्पत्ति बताए। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है आपका कश्यप। तो कश्यप ने बोला है कि गर्भ के बलवर्ण ओज में वृद्धि तथा मातु श्रमों की अधिकता, मातु श्रमों यानी कि थकावट होती है, ये सुश्रुत ने बोला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। सॉरी, सुश्रुत बोलता हूँ, कश्यप ने बोला है, ये चीज़ ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आपका फिर चरक ने। तो चरक ने बोले हैं सातवें मास में कि गर्भ की पुष्टि गर्भिणी से होता है। वह सर्वकारो क्लांतमा, ठीक है, यानी कि गर्भिणी जो है उदास रहता है। तो सर्वकारो क्लांतमा, सॉरी, गर्भ उदास रहता है, तो गर्भ की पुष्टि, ठीक है, गर्भिणी के द्वारा होती है। सप्तम मास में बताया है किसने, चरक ने। सुश्रुत ने बोला है सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रवक्तरा। तो सर्वांग प्रत्यांग विभाग प्रवक्तरा, ये जो है सप्तम मास का लक्षण बताया है सुश्रुत ने। फिर सुश्रुत के बाद में अष्टांग हृदय ने बोला है सर्वे सर्वांग संपूर्ण। सर्वे सर्वांग संपूर्ण यानी कि किस रोग की उत्पत्ति बताया है अष्टांग हृदय ने। फिर कश्यप ने क्या बोला है सप्तम मास में, सर्व गर्भ सर्व धात्वांग संपूर्ण गर्भिणी निव्यक्तांता वात पित्त कफान्विता, ठीक है। तो वात पित्त कफान्विता ये सप्तम मास में बताया है किसने, तो कश्यप ने। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं एट्थ मास में। तो एट्थ मास में आचार्य चरक ने क्या बोला है, तो आचार्य चरक ने बोला है एट्थ मास में कि ओज अस्थिर रहता है, गर्भणी गर्भणी मुहुर्मुहु युक्त मुहुर्मुहुर क्लांता गर्भ, ये जो है अष्टम मास में बताया है। फिर आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने बोला है कि ओज अस्थिर रहती है अष्टम मास में। अष्टांग हृदय ने बोला है कि माता पुत्र के बीच में बराबर ओज का संचार होता है, ये अष्टांग हृदय ने बोले हैं। और कश्यप ने बोले हैं कि ओज का परस्पर आदान प्रदान यानी कि मुहुर अम्ला नाम मुहुर हस्टा, ठीक है, यह जो है लक्षण बताया है। फिर नाइन्थ मास में बोले हैं किसने, आचार्य चरक ने, कि प्रसव का जो काल है वो बताया है। तो सामान्यतः 9वें और 10वें मास को बोले हैं सामान्य प्रसव काल, और 10वें माह के बाद में विकृति हो जाती है, ये चरक ने बोले हैं। जबकि सुश्रुत ने सामान्य प्रसव जो काल है वो 9वें से 12वें माह को बोले हैं, और 12वें के बाद में विकृति होती है, ये किसने बोले हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने बोला है। और आचार्य जो वांग है अष्टांग हृदय, उन्होंने बोले हैं कि 8वें मास से एक भी दिन बीत जाने के बाद में एक भी दिन अधिक होने पर प्रसव काल माने है, और 1 वर्ष तक सामान्य बताया है। जबकि आचार्य कश्यप ने नवम दिशम मासेसु जन्म थे यथाक्रम यानी कि गर्भावस्था के 10वें मास में सामान्य प्रसव काल बताया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब कुछ चीज़ जो की पॉइंट है जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि तृतीय मास में अंग अंग प्रत्यांग विभक्ता सूक्ष्म, यह लक्षण देखने को मिलते हैं। चतुर्थ मास में सर्वांग प्रत्यांग व्यक्तरा, और सप्तम मास में सर्वांग प्रत्यांग विभागा प्रव्यक्तरा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि सब सिमिलर प्रत्यांग प्रत्यांग लिखा हुआ है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर द्वय हृदय कब कब बोले हैं, तो द्वय हृदय गर्भ में जीवात्मा आने पर द्वय हृदय की संज्ञा दी गई है। तो चरक और कश्यप ने द्वय हृदय कब बोले हैं, तो चरक और कश्यप ने तृतीय मास में बोले हैं, जबकि सुश्रुत ने चतुर्थ मास में बोले हैं। अष्टांग संग्रह ने बोला है अन्ये तो पक्षांतरे प्रवृत्त पंचमासते द्वय हृदय कालमुह, यानी कि अष्टांग संग्रह कार ने 3 पक्ष के बाद में 5वें मास के पूर्व द्वय हृदय की उत्पत्ति माने है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर गर्भणी की मासानुमासिक वृद्धि के विषय में बात कर लेते हैं, थोड़ा मॉडर्न के अनुसार थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो जाइगोट से 100 गुना बड़ा हो जाता है। तीसरे सप्ताह में हृदय में स्पंदन प्रारंभ हो जाते हैं। वो जो तांत्रिक तंत्र तंत्रिका तंत्र पाचन तंत्र है और वृक्क का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ये प्रथम मास में होता है, ठीक है। और भार जो है वो 1.25 से लेकर के 1.50 ग्राम रहता है, लंबाई 4 mm रहता है। नेक्स्ट है सेकंड मास। तो सेकंड मास में नाक, कान व पलकों की आकृति परिलक्षित हो जाती है, 4 ग्राम का होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तीसरे मास में स्वर यंत्र, ओष्ठ तथा बंद नेत्र पलकों का निर्माण हो जाता है। गर्भ श्वास क्रिया कर सकता है। ऑसिफिकेशन सेंटर का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। हाथ पैर की उंगलियां स्पष्ट हो जाती हैं। नाखूनों के निशान बनने लगते हैं। गर्भ का लिंग स्पष्ट हो जाता है। ये तीसरे मास में होता है। 20 ग्राम का होगा, वेट 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ मास में कि गर्भ रोग, ठीक है, यानी कि लेंगर हेयर का प्रादुर्भाव
वर्निक्स केसियोसा का निर्माण प्रारंभ, चेहरे की आकृति स्पष्ट हो जाती है, माता को गर्भ स्पंदन की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। ये 4th मास में होता है, 240 ग्राम 22 सेंटीमीटर। 5th मंथ में फिर डिपोजिशन प्रारंभ हो जाते हैं, आंतों में मिकोनियम का प्रादुर्भाव हो जाता है, 480 ग्राम 30 सेंटीमीटर, ठीक है, जो लंबाई है। फिर 6 मंथ में भौं का प्रादुर्भाव हो जाता है, वृषण की स्थिति वृक्क के समीप हो जाती है, आंखें खोलना व बंद कर सकते हैं, चिल्लाने का सामर्थ्य भी आ जाता है, ठीक है। 1000 ग्राम का हो जाता है और 35 सेंटीमीटर का हो जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका 7th, प्रायः सभी तंत्रिकाएं रिफ्लेक्सेस स्थापित हो जाती हैं, वृषण का इंग्वाइनल कैनाल में प्रवेश, लिंगर हेयर अदृश्य होना प्रारंभ हो जाता है, फुसफुस परिपक्व हो जाते हैं। तो ये 7th मास में होता है। वेट जो है 1.5 किलोग्राम 40 सेंटीमीटर। फिर 8th मास में वृषण कोश में उतर जाता है, 2 किलोग्राम 45 सेंटीमीटर। 9th मास में सभी अंग प्रत्यंग पूर्ण हो जाते हैं, 2.5 से लेकर के 3 किलोग्राम 50 सेंटीमीटर का हो जाता है। फिर गर्भ में सर्वप्रथम अंगोत्पत्ति के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार जैसे कि शौनक ने पहले सिर की उत्पत्ति बताया है, कृतवीर्य ने हृदय की उत्पत्ति बताया है, पराशर ने नाभि की उत्पत्ति बताया है, मार्कंडेय ने पाणिपात की उत्पत्ति बताया है, सुभूति गौतम ने मध्य शरीर की उत्पत्ति बताया है, व धन्वंतरी ने सभी अंग एक साथ उत्पन्न होता है ये बताया। तो सुश्रुत के अनुसार शौनक ने शीर, कृतवीर्य ने हृदय, पराशर ने नाभि, मार्कंडेय ने पाणिपाद, सुभूति गौतम ने मध्य शरीर और धन्वंतरी ने सभी अंग एक साथ उत्पन्न होता है ये बोला है। चरक के अनुसार बात करें तो कुमार शिरा भारद्वाज ने सिर की उत्पत्ति बताया है, कंकायन ने हृदय की उत्पत्ति बताया है, भद्रकाप्य ने नाभि की उत्पत्ति बताया है, वड़िश ने हाथ पैर की उत्पत्ति बताया है, भद्र शौनक ने गुद पार्श्व की उत्पत्ति बताया है, गुद और पक्वाशय की उत्पत्ति बताया है, वैदेह जनक ने इंद्रियों की उत्पत्ति बताया है, मरीचि कश्यप ने अविर्शार्य या अचिंत्य बोले हैं, और अग्निवेश ने सभी अंग एक साथ बताए। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का जो है कंटिन्यूशन करेंगे, ठीक है। ओके, तो फिर ठीक है, थैंक यू।